नमस्कार, मैं राजेंद्र लखावत आज आपके सामने शास्त्री प्रथम वर्ष की अनिवार्य हिंदी के गद्य चयनिका पुस्तक का पहला अध्याय प्रेमचंद लेकर के पुनः उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमचंद का नाम आप छोटी कक्षाओं से अनवरत सुनते आ रहे होंगे। प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जिनकी कलम ने न केवल श्रेष्ठ साहित्य सृजन किया, उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आधुनिक कहानी के वो जनक माने जाते हैं। तो ऐसा प्रतिभा संपन्न लेखक जो स्वयं तो लोकप्रिय हुआ ही, साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी उन्होंने नया मार्गदर्शन प्रदान किया। आने वाले साहित्यकारों ने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पर प्रेमचंद चले थे। मुझे एक शेर याद आता है, कुछ लोग आए और सांचे में ढल गए। कुछ लोग आए और सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए सांचे बदल गए। जी हाँ, प्रेमचंद एक ऐसे ही साहित्यकार थे जिनके साहित्य में आगमन पर कहानी कला का, उपन्यास कला का सांचा ही परिवर्तित हो गया। विख्यात उपन्यासों में गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला, ऐसी कृतियां उन्होंने दी जो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करेगी। भारत का सामाजिक दर्शन जिनके उपन्यासों में स्पष्ट झलकता है। इस लेखक ने 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। ये ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने स्वयं कहा कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे चलने वाली, कि राजनीति को किस और जाना चाहिए, राष्ट्रभक्ति को किस और जाना चाहिए, वो सच्चाई साहित्यकार है। ये प्रेमचंद का मानना था। तो ऐसा कलम का धनी, कलम का सिपाही आज हम उसका अध्ययन इस कालांश में करेंगे। जहाँ तक जीवन चरित्र का संबंध है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम जनपत राय श्रीवास्तव था। 31 जुलाई
1880 को में इनका जन्म हुआ वाराणसी के लम्ही ग्राम में, और 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहावसान हुआ। 1904 से 1916 तक वो उर्दू में लिखते थे। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ था, उर्दू में लिखा हुआ था। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इनके कहानी संग्रह को बैन कर दिया गया और इनको चेतावनी दी गई कि आप आगे से अपनी लेखनी नहीं चलाएंगे, आप साहित्य नहीं लिखेंगे। तत्पश्चात प्रेमचंद, जो धनपत राय और गुलाब राय के नाम से नवाब राय के नाम से जाने जाते थे, अब प्रेमचंद के नाम से जाने गए और बड़े घर की बेटी से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंभ किया। जहां तक प्रेमचंद की बात है, प्रेमचंद का मुख्य स्वर समाज सुधार था। उनका मानना था कि कला का कार्य मनोरंजन मात्र नहीं होना चाहिए, सउद्देश्य कला सृजन होना चाहिए, साहित्य सृजन होना चाहिए। सामाजिक सउद्देश्यता, इसी सूत्र को लेकर उन्होंने साहित्य लिखा और इसी को आधार मानकर जीवन भर लिखते रहे। प्रेमचंद की कहानियों का जहाँ तक संबंध है, समाज में व्याप्त कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों में तड़पती नारी, इनका वेदनामय चित्रण, ये प्रेमचंद की कहानियों में स्पष्ट झलकता है। प्रेमचंद की कहानियाँ सरल शैली में लिखी गई है, सहज शैली में लिखी गई है। भाषा की सरलता है, उसमें दुरूहता या क्लिष्टता नहीं है, सजीव है, पारदर्शी है। प्रेमचंद अपनी कहानियों में पारिवारिक मूल्यों की स्थापना पर बल देते हैं। आपकी संकलित कहानी जो है, संकलित कहानी बड़े भाई साहब जो है, इसका मूल तथ्य ही पारिवारिक मूल्यों की स्थापना है। प्रेमचंद की कहानी कला को हम उस पर चर्चा करें तो निम्न विशेषताएं प्रेमचंद की कहानी कला की अभिव्यक्त होती है। प्रेमचंद से पूर्व कहानियां, पहली विशेषता, प्रेमचंद से पूर्व कहानियां आदर्शवादी उद्देश्य को लेकर के लिखी जाती थी। प्रेमचंद ने कहानियों की शुरुआत आदर्श और मुख्य यथार्थवाद से की और अंतिम दौर में उनकी कहानियां चरम यथार्थवाद पर पहुंच गई। तो प्रेमचंद ने आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद की स्थापना कहानी कला में की। दूसरी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों की,
विषय का वैविध्य। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज के दलित, दबे कुचले, मजदूर, श्रमिक, किसान, इन वर्गों पर अपनी कलम चलाई। विविध विषयों को उन्होंने अपनी कहानी कला में लिया। जैसे पूस की रात कहानी में किसानों की समस्या चित्रित की गई, बूढ़ी का की कहानी है, वृद्धों की समस्या चित्रित की गई, दूध का दाम है, दलित समस्या पर चित्रित कहानी है, कफन कहानी गरीबी की समस्या पर लिखी गई कहानी है, नया विवाह है, महिलाओं की समस्या पर लिखी गई कहानी है। तो विषय का वैविध्य प्रेमचंद की कहानी कला की दूसरी विशेषता ठहरती है। तीसरा, प्रेमचंद ने अपने कहानियों में स्वतंत्र चरित्र का निर्माण किया। उनके पात्र जो हैं किसी का अनुकरण करते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं, उससे पहले के कहानीकारों का अनुगमन करते हुए प्रतीत नहीं हो रहे हैं। उनके पात्रों को उन्होंने अपने मौलिक चिंतन से स्वतंत्र चित्रण प्रदान किया है। ये प्रेमचंद की कहानी कला की अगली विशेषता ठहरती है। प्रेमचंद की कहानियां व्यापक सामाजिक आधार को लेकर के विकसित हुई, लिखी गई। उन्होंने अपने वर्ग में, अपनी कहानियों में निम्न वर्ग, ग्रामीण जीवन, इनकी समस्याओं को उकेरा। ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, अल्पसंख्यकों की समस्या को समाहित किया। तो विषय वैविध्य के साथ साथ व्यापक सामाजिक आधार में इनकी कहानियां लिखी गई। और अगली विशेषता, इनकी कहानियों में मनोविज्ञान का बेहतरीन प्रयोग किया गया। समाज के विभिन्न वर्गों में के मनोविज्ञान का चित्रण खूबसूरती के साथ किया गया। सभ्यता का रहस्य, किसान मनोविज्ञान चित्रित है। बूढ़ी काकी में वृद्ध मनोविज्ञान चित्रित है। ईदगाह में बाल मनोविज्ञान चित्रित है। तो इस तरह मनोविज्ञान का बेहतरीन प्रयोग प्रेमचंद की कहानी कला में देखने को मिलता है। अब हम आते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी पर, बड़े भाई साहब। इस कहानी में दो भाइयों का चित्रण है। कथासार, दो भाई अध्ययन कर रहे हैं। बड़ा भाई अपने पढ़ाई के प्रति, अध्ययन के प्रति गंभीर है और छोटा भाई बालक प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर उसमें उच्छृंखलतापन है, बालक मन है, वो अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन कहानी में ये बताया गया है, जो बड़े भाई साहब छोटे भैया से 3 दर्जा आगे थे, 3 दर्जा अगली कक्षाओं में थे। जब परीक्षा परिणाम आता है, जब रिजल्ट आता है, तो बड़े भाई साहब लगातार अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और छोटा भैया अपने दर्जे में, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन बड़े भाई साहब, जब भी छोटा भाई खेलने जाता है, जब भी छोटा भाई पतंगे लूटता है,
जब भी छोटा भाई कबड्डी के मैदान में जाता है, फुटबॉल के मैदान में जाता है और वापिस जब कमरे में प्रवेश करता है तो शब्द भेदी बाणों से उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। शब्द भेदी बाणों से उनका स्वागत और सत्कार करते हैं। उनसे मिल लो घनश्याम जी से। इस प्रकार उपालंब का छोटा भाई अभ्यस्त हो गया है, लेकिन वह फिर भी परिणाम श्रेष्ठ दे रहा है। तो इस कहानी में विद्यार्थियों, पहला प्रहार प्रेमचंद ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर किया है। मुख्य प्रहार है जिसमें उन्होंने बताया गया पंचम के 5 नाम, 6 नाम, 7 नाम, 8 नाम है, अलजेब्रा ये है, अलजेब्रा ये है, ये सारी बातें बताई गई है। उसको केवल रटंत विद्या में ही आधारित इस शिक्षा प्रणाली को कर दिया गया है। तो शिक्षा प्रणाली पर तीखा प्रहार है वर्तमान में। दूसरा, मानवीय मूल्यों तथा पारिवारिक मूल्यों की स्थापना है। छोटा भाई पढ़ाई में होशियार है, अपने दर्जे में अव्वल आ रहा है, फिर भी एक बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जो आदर और सम्मान का भाव होना चाहिए, जो सामाजिक मर्यादा का भाव होना चाहिए, वो सामाजिक मर्यादा का भाव कहानी के अंत तक चलता है। यही इस कहानी का मुख्य सार ध्येय दिखाई देता है। तो कहानी का सार मैंने आपको बता दिया। कहानी लंबी है, अगर पूरी कहानी पढ़ूंगा आद्योपांत तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और उसको अपलोडिंग में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सार मैंने कहानी को आपका बता दिया। प्रेमचंद का परिचय, प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताएं और प्रस्तुत कहानी का सार। फिर भी ये कहानी किन किन बिंदुओं को लेकर के चली है उसकी चर्चा मैं यहाँ कर लेना चाहूँगा। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। सार यह है कि बड़े भाई साहब एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 बार अनुत्तीर्ण हो रहे थे और अपनी नींव, कहना चाहिए व्यंग रूप में लेखक कह रहे हैं कि अपनी नींव मजबूत करते हुए चलना चाह रहे थे। तो कहानी का निम्न बिंदुओं के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। पहला जो सार संक्षेप में बताया गया कि पारिवारिक मूल्यों की स्थापना। बड़े भाई का दायित्व है छोटे भाई का मार्गदर्शन करना, उसका संरक्षण रखना, उसकी रक्षा करना और उसको सद्मार्ग के लिए प्रेरणा देना। बड़े भैया अपने इस दायित्व का बखूबी निर्वहन करते दिखाई दे रहे हैं। स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब पर, हाशिए पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियां आदि की तस्वीरें बनाया करते। छोटा भैया कह रहा है तो हरदम अध्ययनशील बड़ा भैया है। इस प्रकार अध्ययनशील है और बार बार डांटते हैं समय मिल जाने पर। वो कहते हैं इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ नहीं आएगा, एक अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐसा एरा गहरा नत्थु गहरा सभी अंग्रेजों के विद्वान हो जाते।
यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। तो ये बड़े भाई साहब छोटे भैया को बार बार डांट रहे हैं। मैं एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं, फिर भी कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद के वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इस दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। बेहतर हो घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन से? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बात कहते, जैसे ऐसे सुख्ती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में अपने में न पाता था। तो पारिवारिक मूल्यों की स्थापना, बड़ा भाई इतना डांट रहा है छोटे भाई को, फिर भी छोटा भाई चुपचाप उसको सहन कर रहा है। कोई प्रतिकार, कोई जवाब, कोई प्रति उत्तर वो बड़े भैया को नहीं दे रहा है, ये जानते हुए भी कि बड़े भैया का परिणाम सिफर है, शून्य है और उसका परिणाम श्रेष्ठ है, फिर भी वो मर्यादा को नहीं छोड़ता है। पहला इस कहानी का बिंदु पारिवारिक मूल्यों की स्थापना। दूसरा बाल मनोविज्ञान मुझे इस कहानी में नजर आता है। आज वर्तमान समय में भी शिक्षा प्रणाली में एलकेजी से लेकर के आगे तक बच्चे ने अभी मुंह धोना ही नहीं सीखा है और उसके ऊपर 2-2, 5-5, 10-10 किलो बस्ते का वजन चालू हो जाता है। यहां तक कि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, ई कंटेंट से पढ़ाया जा रहा है, बड़ी कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन एलकेजी, यूकेजी, प्रथम द्वितीय इनके बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासें ली जा रही है और बच्चे मोबाइल के सामने बैठ करके दत्तचित्त होकर के उसमें लगे हुए हैं। जो उम्र उनके खेलने कूदने की है, उस उम्र में उन पर पुस्तकों का बोझ, उन पर जवाबदेही का बोझ, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था ने डाल दिया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रेमचंद ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटा भाई खेलने कूदने में मस्त है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। ये बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया जा रहा है कि बालक का मन तो इस उम्र में दौड़ने को लगेगा ही लगेगा, खेलने को जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए उसको खेलना कूदना भी उतना ही आवश्यक है जितना अध्ययन करना। वो किसी ने कहा कि दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को जनाब, दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को जनाब। जिंदगी बहुत तेज भगाती है बचपन गुजर जाने के बाद। तो बचपन गुजर जाने के बाद जिंदगी बहुत तेज भगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ इस मनोविज्ञान का भी चित्रण किया गया है कि हमें किताबों के बोझ के तले बच्चे के बचपन को जो छीन रहे हैं, उसकी इस छोटे भाई के रूप में बच्चे का बाल मनोविज्ञान लेखक ने चित्रित किया है कि उसका मन तो अभी इस उम्र में खेलने कूदने का है और हम क्या कर रहे हैं, उस पर पुस्तकों का बोझ डाले जा रहे हैं। तो ये भी इसमें चित्रण किया गया। बाल में मनोविज्ञान बार बार आता है। लेखक कहता है स्पष्ट रूप से, छोटा भाई कहता है कि मेरा तो जैसे ही फुटबॉल का गेंद मैदान देखता, मैं टाइम टेबल बनाता, सब कुछ बनाता, पूरा टाइम टेबल बनाता। वो कह रहे हैं 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन, ये सारी की सारी चीज़ें जो आ रही है
6 बजे मुंह धोना, नाश्ता करके बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, ये सारा टाइम टेबल। लेकिन वो बाद में कह रहे हैं टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दावघात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां आते ही मैं सब कुछ भूल जाता। बाल मनोविज्ञान है, बालक है। जैसे ही फुटबॉल का मैदान देखता, वो हरियाली देखती, कबड्डी के दाव पेच देखता, और तुरंत वहां सारे नियम कायदों को छोड़ करके तुरंत मैदान में पहुंच जाता। तो बाल मनोविज्ञान का चित्रण भी इस कहानी में किया गया है। आगे, छोटा भाई खेलने कूदने में तत्पर है, बड़ा भाई किताबों में लगा रहता है। परिणाम, छोटा भाई अव्वल लाता है और बड़ा भाई अनुत्तीर्ण हो जाता, फेल हो जाता है। तो कहीं न कहीं प्रेमचंद ये भी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए बच्चा जितना खेलेगा कूदेगा उतने ही उसके मस्तिष्क का विकास होगा। ये प्रेमचंद अप्रत्यक्ष रूप से इस कहानी में बताना चाह रहे हैं। बच्चा दौड़ धूप कर रहा, खेल रहा, कूद रहा है, और जो किताबों में लगा रहता है रात दिन, बड़ा भाई, वो 2-2, 3-3 साल एक कक्षा में लगा रहा है। तो यह संकेत भी प्रेमचंद इस कहानी में दे रहे हैं कि जितना व्यायाम करेगा, जितना खेलेगा कूदेगा, उतना ही उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होंगे। बिना उसके खेल कूद के उसका विकास कुंठित हो जाएगा। तो इस दिशा की ओर भी प्रेमचंद इशारा करना चाह रहे हैं। फिर पहले मैंने बताया सामाजिक मूल्यों की स्थापना। तो लेखक यहाँ बता रहा है कि अनुभव अपनी जगह है और अध्ययन अपनी जगह है। यहां ये कह रहे हैं भले ही हमारे अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का हमेशा अधिकार रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। बड़े का सम्मान कि अनुभव से आंच पाकर हर विषम अनुभव पकता है। हमारे कहावत भी है मारवाड़ी में कि ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, यानी अनुभव से सफेद हुए हैं। तो वही सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक मूल्यों की स्थापना लेखक करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ों का सम्मान और आदर बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा भाई का क्या दायित्व है, यह भी इसमें बताया गया है। और शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग तो इसमें किया ही गया है। तो ये तो साफ बात स्पष्ट हो जाती है कि जब वो 8वीं जमात में लेखक बार छोटा भाई आ जाता है, तो फिर भी वो बच्चों के साथ में दौड़ पड़ता है। तब बड़ा भैया कहते हैं, कह रहे हैं इन बाजारी लौंडों के साथ देले के कनखोए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, केवल मुझसे एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाया करते थे। तो ये बड़ा भाई बार बार
अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है, कर्तव्य निर्वहन कर रहा है कि उसका क्या दायित्व है। और शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग तो लेखक ने इसमें किया ही है। कह रहे हैं मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सपा चट, सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी, जीरो भी नहीं मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कॉडियो, चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगेगा, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते थे। तो पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और हमारा पाठ्यक्रम क्या है उसकी और उस प्रणाली के ऊपर करारा व्यंग यहाँ लेखक कर रहा है। तो इस तरह बड़े भाई साहब की ये संपूर्ण कहानी सार रूप में, संक्षेप रूप में, और कहानी किन किन बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ी है, इन बिंदुओं पर मैंने बिंदुवार आपके समक्ष चर्चा कर ली। कहानी पीपीटी में भी 30 पेज की आई है, तो आपके पास पुस्तक है, उससे कहानी का स्वाध्याय किया जा सकता है। और प्रेमचंद की कहानी कला के विषय में और प्रेमचंद के जीवन के विषय में शुरू में मैंने आपसे चर्चा कर ली। मैं समझता हूँ अब ये कहानी आपको सहजता से समझ में आ जाएगी, आप सहज रूप से समझ सकेंगे। आप बिंदु पंक्तिवार इसको कहानी को पढ़ाने का मैं कोई औचित्य समझ में नहीं आता। जो जो खास खास चीज़ें इसमें कहानी से संबंधित है उनका बिंदुवार मैंने आपको अध्ययन करा दिया है। तो ये बड़े भाई साहब कहानी आपका पहला अध्याय गद्य चयनिका का यहाँ संपूर्ण होता है। धन्यवाद।